क्या होगा अगर एक मॉडर्न डॉक्टर आज से 2000 साल पीछे चला जाए, एक ऐसे टाइम पे जब हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट रिबेलियन शुरू ही होने वाला हो और लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। तो तैयार हो जाइए ऐसी ही एक स्टोरी के लिए जहां हमारा एमसी रीइंकारनेट होकर खुद को पास्ट में पाता है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस मानहवा को शुरू करते हैं। एक ब्राइट लाइट्स और तेज म्यूजिक से भरे लाइवली कैरोके बार में अचानक किसी की ऊंची आवाज शांति को तोड़ देती है। एक बंदे ने चिल्लाकर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के पास से हाथ हटा लेने को कहा। आसपास के लोग चौंक जाते हैं। किसी को दर्द में चीखते देख पास खड़ी लड़कियां दंग रह जाती हैं। सिचुएशन और एस्केलेट हो रही थी। लड़के का नाम है जिनसू हान। वो है जनरल सर्जरी स्पेशलिटी के तीसरे साल का स्टूडेंट। बिना किसी वार्निंग के जिनसू उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वो आदमी उस ब्लो के लगते ही पीछे गिर जाता है। उसकी टेबल पर रखा फ्राइड चिकन और ड्रिंक भी पलट जाती है। और ऐसे ही जिनसू ने खुद का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए वो गुस्से में चिल्लाता है कि उस हरामजादे की उसकी गर्लफ्रेंड पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी ने गुस्से से कहा कि उसमें अपने सुपरवाइजर को मारने की हिम्मत कहां से आई। क्या वो क्रेजी है? जिनसू ने भी डिटर्मिनेशन के साथ अडिग होकर जवाब दिया कि हाँ, वो क्रेजी है। वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो ऐसा एक्ट नहीं सह सकता। लेकिन भले ही रीजन कोई भी हो, अपने सुपरवाइजर को हिट करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या उसने सही में अपने प्रोफेसर को हिट किया? वो खुद को समझता क्या है? उसे इतना क्रेजी हो जाने की क्या जरूरत थी? उसका स्पेशलिस्ट बनने का सपना यही खत्म हो गया। जिनसू प्रोफेसर को कोसते हुए अपनी लैब कोट को डस्टबिन में फेंकता है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलने लगता है। और ऐसे ही उसका डार्क फ्यूचर स्टार्ट हो गया। वो दूसरे हॉस्पिटल्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फैमिली बैकग्राउंड ना होने के कारण उसे किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन लकी उसकी मुलाकात एक इन्वेस्टर से हुई। उसने उसे एक छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इन्वेस्टर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि उसकी आंखें ग्रेट लोगों को पहचान ही लेती हैं, और फिर वो उसे साथ में अपना बेस्ट करने को बोलता है। लेकिन वो गायब हो गया, और साथ ही उसके पैसे भी गायब हो गए जो उसने उस आदमी पे भरोसा करके इन्वेस्ट किए थे। डिसअपॉइंटेड जिनसू जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि सस्पेक्ट उस जगह पर रहता था जो उसने पहले सुन रखी थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। वो इन्वेस्टर उसके दुश्मन जिंग्यू किम का दोस्त था। यहां तक कि जिनसू के रिलेशनशिप में भी गिरावट आ जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो लोग जो शादी की बात कर रहे थे उसे भूल जाओ, क्योंकि उसने किसी और को पसंद कर लिया है। जिनसू डेस्परेटली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका था और उसकी लाइफ जैसे गटर में गिर रही थी। शराब पीते हुए वो अपनी तकलीफ को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन खाली बोतलों के बीच उससे अपनी ये मुश्किल भरी लाइफ और नहीं सही जा रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है, फिर भले ही उसे उस कमीने प्रोफेसर से माफी मांगनी पड़े। जैसे ही वो प्रोफेसर के ऑफिस के आगे पहुंचता है वो खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है, लेकिन ऑफिस में घुसते ही वो शॉक्ड हो जाता है। वहां प्रोफेसर और उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड लिपटे हुए किस कर रहे थे। किस्मत की गॉडेस ने उसका मजाक बना के रख दिया है। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो चिल्लाता है कि वो उस जानवर से भी बदतर प्रोफेसर को आज ही खत्म कर देगा। प्रोफेसर झिझकते हुए कहने लगा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की भी झूठ कहने लगी कि ये तो प्रोफेसर ने उसे फोर्स किया था। जिनसू अपना आपा खो चुका था। अंधेरी सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की ही रोशनी चमक रही थी। वो एक अनजान गली से अपने घर जा रहा था। तभी एक बंदा जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो उसे बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वही जिनसू हान है। जिनसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट में खंजर आ लगा। उस आदमी ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था और उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वो आदमी जिनसू को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं ले जाने लगता है। सितारों से भरे आसमान के नीचे जिनसू को एक दूर दराज इलाके में किसी खड्डे में फेंक दिया गया है। वो आदमी फोन पर प्रोफेसर को बता रहा था कि उसने जिनसू को निपटा दिया है और अब वो उसे दफना देगा। वो आगे कहता है कि उसे अभी के अभी पैसे चाहिए। जिनसू भी उसकी बात सुन रहा था। वो गुस्से से सोचने लगा कि ये पक्का उस कमीने प्रोफेसर जिंग्यू किम का ही काम है। वो रोते हुए सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। इस तरह से मरना फेयर नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में किसी अनजान जगह पर उसे दफना दिया जाता है और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। कुछ आवाज के चलते उसकी आंख खुल जाती है। एक आवाज गूंजती है कि स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी है। उसके सामने उसकी जिंदगी की एक रिपोर्ट ओपन होती है जिसमें लिखा था कि वो या तो हेवन में जा सकता है या फिर रीइंकारनेशन ले सकता है। जिनसू दंग रह जाता है और सोचता है कि वो कहाँ है। जिस हिसाब से उसे फेटल स्पॉट पे खंजर लगा था उसे तो मर जाना चाहिए था। तभी वो आवाज उससे कहती है कि वो एक नई स्पिरिट है।
जिनसू कहता है कि क्या इसका मतलब वो मर चुका है? आवाज उसे बताती है कि उसके जजमेंट का टाइम आ चुका है और यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वो हेवन में जाएगा कि हेल में। चूंकि जिनसू के पॉइंट्स हाई थे तो वो बिना जजमेंट के सीधा हेवन में जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो रीइंकारनेट होकर नई लाइफ भी जी सकता है। जिनसू को यह समझ नहीं आता कि हेवन जाने का या रीइंकारनेट होने का मतलब क्या है। वो आवाज उसे कहती है कि अगर उसने 30 सेकंड में रीइंकारनेशन की टिकट बाय नहीं की तो ऑटोमेटिकली हेवन की टिकट परचेस कर ली जाएगी और वो हेवन में एंटर करेगा। और ऐसे ही काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये देखकर जिनसू काफी कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचने लगा कि हेवन में जाकर तो उसके पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तभी टाइम बढ़ता देखकर उसने चिल्लाकर कहा कि वो रीइंकारनेट होना चाहता है। आवाज ने उसे बताया कि उसने रीइंकारनेशन टिकट परचेज कर ली है। अब उसे रीइंकारनेट होने की जगह पिक करनी होगी। उस आवाज ने कहा कि वो अपनी पिछली जॉब में एक डॉक्टर था और उसके पास काफी सारे सर्जिकल पॉइंट्स थे। तो क्या वो ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेगा जहां उसकी सर्जिकल स्किल्स काम आ सके? जिनसू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आवाज उसे रीइंकारनेट होने के लिए 3 ऑप्शंस देती है। एक ऐसी जगह जहां 10 से कम पेशेंट्स हों, दूसरी ऐसी जगह जहां 20 से कम पेशेंट्स हों, या फिर ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेशेंट्स हों। जिनसू सोचता है कि उसे रीइंकारनेट होते ही पेशेंट्स को ट्रीट करना है, इसलिए अगर उसे चुनना हो तो बहुत सारे पेशेंट्स वाली जगह बेस्ट रहेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइव्स बचा सके और काफी सारे पैसे कमा सके। वो काफी सारे पेशेंट्स वाली जगह चुनता है क्योंकि वो अपनी डॉक्टर की जॉब के प्रति लॉयल रहना चाहता था। इसके बाद आवाज ने उससे काफी और डिसीजंस करवाए। बिना ये जाने कि उसकी चॉइसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ऑप्शंस चुनता गया। आवाज ने उसे कहा कि चॉइसेस सक्सेसफुली पिक्ड हो चुकी हैं और फिर उसे अपनी अच्छी नई लाइफ के लिए विश करती है। जिनसू उस आवाज से पूछता है कि वो कौन है, कोई एंजल या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम। उसे कोई जवाब नहीं मिलता और तभी उसके सामने एक वाइट पोर्टल ओपन होने लगता है। वो पोर्टल उसे अपने अंदर खींचने लगा और देखते ही देखते वो उस पोर्टल में पूरा समा गया। किसी दूसरे वर्ल्ड में जमीन पर गिरा एक बंदा होश में आने लगता है। जमीन से उठ बैठते हुए जिनसू सोचने लगा कि क्या वो सही में रिइंकारनेट हो गया है। उसे काफी दर्द हो रहा था। उसने जब अपनी छाती पे देखा तो वहां एक गहरा घाव था। वो घाव अपने आप हील होने लगता है। वो खुश होते हुए चल पड़ता है और कहता है कि उसका रीइंकारनेट होने का डिसीजन सही था। तभी सामने से काला धुआं उठता देख वो चौंक जाता है। उसने अपने चारों ओर का नजारा देखा तो एक भयानक सीन उसकी आंखों के सामने था। घरों में आग लगी हुई है और चारों तरफ घायल और मरे हुए लोग पड़े हैं। काफी लोग दर्द और दुहक के मारे चिल्ला रहे थे। जिनसू सोचने लगा कि क्या ये कोई बैटलफील्ड है। उसका सिर अचानक तेज दर्द से फटने लगा। उस शरीर के ओरिजिनल ओनर की यादें उसके दिमाग में आने लगीं। अब उसे सब कुछ साफ हो चुका था। वहां पर लगे फ्लैग्स देखकर वो समझ चुका था कि वो अब 3 किंगडम्स के एरा में रिइंकारनेट हो चुका है। और ऐसे ही 3 किंगडम्स के वर्ल्ड में एक मॉडर्न डॉक्टर की नई लाइफ शुरू हो गई। एक ऊंची चट्टान से नीचे जलते हुए गांव को देखकर जिनसू ने तुरंत वहां जाने का फैसला लिया। उसे जलती हुई झोपड़ियों और बिखरे हुए मलबे के बीच घायल लोगों की कराहटें सुनाई दे रही थीं। वो सोचने लगा कि आखिर यहां हुआ क्या था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि मुश्किल से जिंदा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। जिनसू तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उस आदमी को अपने पेट पर से हाथ हटाने को कहा क्योंकि वो उसके घाव देखना चाहता था। वो आदमी उससे खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। जिनसू सोचने लगा कि मेडिकल ग्लव्स तो छोड़ो, उसके पास हाथ साफ करने के लिए पानी भी नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में होता तो सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती। तभी एक आदमी उसे यंग मास्टर कहते हुए उसकी ओर भाग के आने लगता है। वो हाँफते हुए पूछता है कि क्या यंग मास्टर वोनहुआ ठीक है? दरअसल इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का नाम वोनहुआ था। वोनहुआ उस आदमी को वांग कह के बुलाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो भी ठीक है? वांग उसका हाथ पकड़ते हुए वरीड होकर पूछने लगा कि इस पर इतना सारा ब्लड क्यों लगा है? क्या वो घायल है? वोनहुआ उसे कहता है कि ये उसका ब्लड नहीं है। फिर वो उसे जल्द से जल्द कोई कुआं ढूंढकर कुछ साफ पानी और साथ ही कुछ नीडल्स और थ्रेड्स लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी टोन सुनकर वांग सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि वो इतना पोलाइटली क्यों बात कर रहा है। वोनहुआ उसे फिजूल की बातें छोड़कर जल्दी अपना काम करने को कहता है। वांग भागते हुए वो चीजें लेने के लिए जाने लगा। वहीं वोनहुआ अभी भी झिझक रहा था। अगर ये हॉस्पिटल होता तो वो पहले एनेस्थीसिया देकर अच्छे से चेक करता और बाद में इलाज करता। लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास खुद के हाथों से सब कुछ चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे और उसके मन में सेल्फ डाउट ने जगह बना ली। लेकिन सामने एक व्यक्ति मौत के कगार पर था और वह जानता था कि ये डरने का टाइम नहीं है। उसने खुद को भीतर ही भीतर संभाला और अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। कॉन्फिडेंस से अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए वोनहुआ घायल आदमी की हालत चेक करने लगा।
उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर ब्लड की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो गया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। और चूंकि उसके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था तो वो स्टमक के अंदर देख भी नहीं सकता, उसे अब अपने खुद के हाथों से ही इमरजेंसी असिस्टेंस देनी पड़ेगी। उसने अपना हाथ स्टमक के अंदर डाला और चेक करने लगा। एब्डोमिनल एओर्टा और एसएमए बिल्कुल ठीक थे, बड़ी आर्टरीज भी ठीक ही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई कट नहीं लगा था। लेकिन तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उस आदमी के लार्ज इंटेस्टाइन में कट लग चुका था। इसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। उसे सबसे पहले जमा हुआ ब्लड बाहर निकालना होगा। तभी उसे वांग की आवाज सुनाई दी। वांग कुछ विलेजर्स के साथ एक बड़े टब में पानी और बाकी सामान लेकर आ चुका था। वोनवा उसे कुछ साफ कपड़े के टुकड़े लाने को बोलता है, जिसे सुन वांग भाग के जाने लगा। तभी एक लड़की ने उसे नीडल और थ्रेड दिया। वोनवा उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने इतनी मोटी नीडल एक्सपेक्ट नहीं की थी। थ्रेड भी कई सारे छोटे थ्रेड्स को मिला के बनाया गया था। उसे इस टाइम की लिमिटेड ट्रीटमेंट सुविधाओं का एहसास हुआ। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो बिना ट्राई किए उस आदमी को मरने नहीं दे सकता। वो उस एंजल को कोसने लगा कि अगर उसने उसे ऐसी जगह रीइनकारनेट किया तो कम से कम कुछ टूल्स भी दे ही देता। उसने टब में से एक बाल्टी भर के पानी निकाला और उस आदमी के घाव को साफ करने लगा। बाद में उसने संभल कर इंटेस्टिन्स को सही जगह पर सेट किया और फिर संभलते हुए टांके लगाने लगा। लेकिन बीच में ही अचानक उसकी नीडल टूट गई। ये देख के वो इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे टांके लगाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद आखिरकार टांके लग ही गए। वो थक कर बैठते हुए सोचने लगा कि उसने खुद से जितना हो सके उतना कर दिया है। टांके भी उसने जितना सोचा था उससे बेहतर लगे थे। तभी एक औरत दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगी। वो उस आदमी से गले लगकर रोने लगी। वो कह रही थी कि वो अकेली कैसे जिएगी। तभी पीछे से वोनवा उसे चिंता ना करने को कहता है। उसने कहा कि ट्रीटमेंट स्मूथली हो गई है, इसीलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका हस्बैंड बच जाएगा। इस बात पर वो औरत भी सरप्राइज थी। वो पूछने लगी कि पेट कट जाने के बाद भी वो बच सकता है। उसने वोनवा से पूछा कि क्या वो एक फिजिशियन है। वोनवा ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसने मेडिकल आर्ट्स की स्टडी की है। इसके बाद उसने कुछ और बंदों का भी सक्सेसफुली इलाज किया। वो एक बंदे के पेट पर लगा कट भी पहले की तरह ही ठीक करने लगा। वो उसे थोड़ी देर और सहने को कहता है, लेकिन तब तक वो आदमी खत्म हो चुका था। ये देखकर वो काफी निराश था। उसने उस आदमी की आंखें बंद की और उसे न बचा पाने के लिए काफी उदास हो गया। लेकिन फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो और लोगों को बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। ऐसे ही शाम हो गई। वोनहुआ और वांग घर की ओर जाने लगते हैं। वांग गुस्से से कह रहा था कि वो बैंडिट्स मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि यंग मास्टर को कोई चोट नहीं लगी है। वोनहुआ उसकी बात में हामी भरता है, लेकिन वो मन ही मन कह रहा था कि उसका यंग मास्टर तो कब का मर चुका है और अब दूसरी स्पिरिट उसकी बॉडी में आ गई है। फिर वो वांग से पूछता है कि अब जबकि सोल्जर्स को भेज दिया गया है तो बैंडिट्स का खात्मा भी हो ही जाएगा, है ना? वांग कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्या उसे लगता है कि सोल्जर्स बैंडिट्स को मारने के लिए अपनी जान जोखम में डालेंगे? और वैसे भी अगर ये इतना डेंजरस ना होता तो भी वो लोग कुछ देर तक फाइट करने का प्रिटेंड करते और फिर रुक जाते। रूमर्स तो ऐसे भी है कि बैंडिट्स उन सोल्जर ऑफिशियल्स को रिश्वत देते हैं। वोनहुआ पूछने लगा कि क्या सही में ऐसा होता है। वो सोचता है कि ऐसा कुछ होने के लिए ये वर्ल्ड कितना करप्ट और क्रूल होगा। वो समझ गया कि इतिहास में येलो टर्बन रिबेलियन क्यों हुआ था। तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसे महसूस हुआ कि रिबेलियन का टाइम निकट आ रहा है। उस रिबेलियन में बस कुछ ही साल बचे हैं। वो सोचने लगा कि पूरे चाइना में कोई भी जगह बिना वॉर के नहीं है। वो कहीं भाग भी नहीं सकता। वो उस एंजल को कोसते हुए कहने लगा कि ये सब उसकी गलती है। वही वांग उसे पूछने लगा कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है। वोनहुआ ने कहा कि नहीं, वो किसी और के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही शाम तक वो लोग घर पहुंच गए। वांग उसे पहले नहा लेने को कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि वो इंजर्ड है। वोनहुआ भी उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। बाल्टी से पानी निकालते हुए वो सोचने लगा कि इस बॉडी के असली ओनर पर उसकी दूसरे शहर की स्कूल से वापस आते वक्त हमला हुआ होगा। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और फादर काफी सालों पहले गुजर चुके हैं और इस परिवार ने अपनी शान और पावर खो दिया है। उसकी माँ कुछ महीनों से बीमार है और इसीलिए वो मेडिकल की बुक्स पढ़ रहा था। वो सोचता है कि अगर इस बंदे की जगह वो खुद होता तो वो भी यही करता। उस फैमिली का सबसे बड़ा भाई 21 साल का है और उसका नाम हुआबुक है। दूसरा बड़ा भाई 18 साल का है और उसका नाम हुआफेन है। वो सोचने लगा कि उन दोनों को बड़ा भाई कहने में उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि असल में वो खुद 31 साल का है। लेकिन अब जबकि उसे इसी बॉडी में रहना है तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। ये उसका सबसे बड़ा भाई हुआबुक है। हुआबुक उससे पूछता है कि उसने वांग से सुना कि वोनहुआ बैंडिट से मिला था, क्या वो ठीक है? वोनहुआ ने कहा कि फॉर्चुनेटली उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। हुआबुक ने भी ये जानकर चैन की सांस ली।
वो बैंडिट्स की बात सुनकर काफी चिंतित था। वनवा पूछने लगा कि माँ की हालत कैसी है। हुआबोक ने बताया कि हर रोज जैसी ही, थोड़ी देर पहले ही वो थोड़ी पॉरेज खाकर सो चुकी है। वनवा ने सोचा कि अगर वो सो चुकी है तो वो उन्हें बाद में चेक करेगा। वो अपने भाई से कहता है कि वो अगली सुबह उनसे मिलेगा। उसकी बात पे अजीब रिएक्शन देते हुए हुआबोक ने पूछा कि इतने लंबे टाइम तक घर से दूर स्टडीज के लिए रहने के बाद भी तुम अपनी माँ से मिलने कल जाओगे? वनवा भी उसकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि अगर कोई इतने लंबे टाइम तक अपने माँ से न मिलने के बाद भी उन्हें दूसरे दिन मिलने के लिए बोलेगा तो लोग तो उसे अनफिलियल सन समझेंगे ही। फिर उसने हुआबुक से कहा कि दरअसल वो भी माँ से अभी मिलना चाहता है, लेकिन अब जब वो सो चुकी है तो अपनी खुद की ग्रीड के लिए उन्हें जगाने जैसा अनफिलियल काम वो कैसे कर सकता है। हुबॉक भी उसकी बात पर विचार करने लगा कि उसने बिल्कुल ठीक बात बोली है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बाहर पढ़ाई करके काफी समझदार हो चुका है। फिर वो उसे आराम करने को कहता है। वनहुआ आराम से बेड पर लेटते हुए सोचने लगा कि आज का दिन तो काफी केओटिक था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि अब से उसे क्या करना चाहिए। चीजें पहले से ही काफी मुश्किल है। वो समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। ऐसे ही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसे बता रही थी कि उसकी सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजीज क्योर हो चुकी है। अब उसके बॉडी फंक्शंस अच्छी कंडीशन में है और रीइंकार्नेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो आधा नींद में ये सब कुछ सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह वोनवा आराम से अंगड़ाई लेते हुए उठा। वो इतने दिनों बाद चैन की नींद मिलने पर काफी खुश था। उसने थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का सोचा, लेकिन बैक स्ट्रेच करते हुए वो सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि भले ही वो एक टीनेजर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। इसके बाद वो डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ट्राई करता है, वो उन सब को कर पा रहा था। यहां तक कि वो हैंड स्टैंड भी कर पा रहा था। वो अपनी इस नई बॉडी के लिए काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने पहुंचा। वो और उसके दोनों भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। खाना देखकर वो सोचने लगा कि उसकी फैमिली पहले से काफी गरीब हो चुकी थी, इसलिए खाने में सिर्फ सब्जियां ही थीं और कोई मीट नहीं था। ये सब उसे घास फूस लग रहा था। वो इरिटेट होकर सोचता है कि इसीलिए ये बॉडी इतनी पतली है। अपने दूसरे बड़े भाई को देखकर वो वंडर करने लगा कि उसने ऐसा क्या खाया है जो वो इतना मस्कुलर हो गया। तभी हुआफेन ने उसे पिछले दिन बैंडिट्स के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछा। वोनवा ने बताया कि वो तेजी से वहां से भाग निकला था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। हुआफेन उसे समझाने लगा कि सक्सेसफुल बनने के लिए किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसे कम से कम उसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाने जितना मार्शल आर्ट्स तो सीखना ही चाहिए। वोनवा ने कहा कि वो भी ट्रेनिंग करने की सोच ही रहा है। उसकी बात सुनकर दोनों भाई चौंक गए। हुआफेन हंसते हुए कहने लगा कि अब तक वनवा उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग छोड़कर किताबें पढ़ने को बोलता था, लेकिन अब क्या हो गया। वनवा मन ही मन कहने लगा कि भाई, कभी चाकू से मरकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम अभी भी किताबें पढ़ना पसंद करोगे या नहीं। वाबोक कहने लगा कि शायद वनवा बैंडिट्स के हमले से थोड़ा शॉक्ड हो गया है। वनवा ने भी उसकी बात से अग्री किया। उसने आगे कहा कि अब उसे लगता है कि किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो जिंदा ही ना रह सके। इसीलिए वो अब मार्शल आर्ट्स सीखने की सोच रहा है, ताकि कम से कम खतरे के टाइम सेफली एस्केप कर पाए। हुआफिन उसका ये डिसीजन सुन काफी खुश था। वही हुआबोक कहने लगा कि इससे अच्छा तो तुम सिविल सर्वेंट बन के अच्छे मार्शल आर्ट्स वाले लोगों को अपने अंडर ले सकते हो। खाना खत्म करने के बाद हुआबोक उठा और कहने लगा कि अब उसे अपनी माँ से मिल लेना चाहिए। अपनी माँ के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने पूछा कि क्या वो जाग चुकी है। कमरे के अंदर से उन्हें अंदर आने को कहा गया। वोनहुआ को देखकर वो पूछने लगी कि वो कब वापस लौटा। उन्होंने बैठते हुए मेड को पीछे पिलो रखने के लिए बोला। वो वोनहुआ से कहने लगी कि इतना दूर से वो इतने जल्दी वापस क्यों आ गया, लेकिन बोलते बोलते वो अचानक दर्द से कराह उठी। ये देखकर वोनहुआ चिंतित हो गया। वो उनके पास जाकर पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। उसकी माँ कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और आगे पूछती है कि वो इतना जल्दी वापस क्यों आ गया। वोनहुआ ने बताया कि उसने उनकी खराब तबीयत के बारे में सुना, इसलिए थोड़ा टाइम निकालकर वापस आ गया। उसकी माँ ने कहा कि वो ठीक है, उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़े। समय के साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा वरीड ना हो। वही वोनहुआ उनका हाथ पकड़कर चेक करते हुए सोचने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें लीवर या गैल ब्लैडर से रिलेटेड कोई दिक्कत है। वो अपनी माँ को आराम से लेटने को कहता है, क्योंकि वो उन्हें एग्जामिन करना चाहता था। वो सोचने लगा कि अगर इन्हें लिवर में दर्द हुआ तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। लिवर के पेन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वो उनके पेट पे उंगली से प्रेशर देकर चेक करने लगा, जिससे उसकी माँ दर्द से कराह उठी। लिवर पे थोड़ा प्रेशर लगते ही वो दर्द से चीख उठी। पीछे खड़े दोनों भाई भी ये देखकर चौंक गए। हुआफेन ने गुस्से से वोनहुआ का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि वो क्या कर रहा है। वोनहुआ ने समझाते हुए उसे अपना हाथ छोड़ने को कहा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मैटर था। हुआफेन कहने लगा कि अपनी बीमार माँ को दर्द देने में क्या इंपॉर्टेंट है।
वोनहुआ समझाता है कि बाहर पढ़ाई करते हुए उसने फिलॉसफी के साथ साथ काफी सारी मेडिकल बुक्स भी पढ़ी है। हुआफेन गुस्से से कहने लगा कि क्या कुछ किताबें पढ़कर अब वो फिजिशियन की तरह प्रिटेंड करना चाहता है? क्या उसे ये लगता है कि कोई थोड़ी किताबें पढ़कर फिजिशियन बन जाता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई बस कुछ किताबें रीड करके बिना एक्सपीरियंस के अकड़ दिखाने की? तभी हुआबुक ने पूछा कि वांग ने उसे बताया था कि पिछले दिन वनवा ने काफी सारे बैंडिट्स के विक्टिम्स को बचाया था। क्या ये बात सच है? उसने सुना था कि उसने एक ऐसे बंदे को बचाया था जिसका पेट कट चुका था और उसके इंटेस्टाइन्स दिखाई दे रहे थे। हुआफेन ये सुनकर सरप्राइज हो गया। वो पूछने लगा कि वो ऐसा मजाक क्यों कर रहा है, कोई पेट कटा आदमी कैसे? लेकिन तभी वोनवा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसने एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया था। इस पर दोनों ही भाई सरप्राइज्ड रह गए। वोनवा ने उम्मीद जताई कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हुआबोक ने पूछा कि उम्मीद से उसका क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे ट्रीट करने के बाद अभी भी मर सकता था? वोनवा ने स्पष्ट किया कि पेशेंट की हालत इतनी फेटल थी कि उसकी जान कभी भी जा सकती थी। लेकिन जब कोई मरने की कगार पर हो तो मेडिकल आर्ट सीखा हुआ कोई भी इंसान कुछ भी न करके कैसे हार मान सकता है? अगर उसे थोड़ी भी उम्मीद दिखेगी तो वो हार नहीं मानेगा। उसके भाई ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसका रिजॉल्व तो सच में एक फिजिशियन की तरह है। अगर ऐसा ही है तो वो अपनी माँ को भी ठीक करने की कोशिश कर सकता है। क्या पता तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखकर ऊपर वाला खुश होकर हमारी मदद कर दे। उसकी बात से खुश होकर वोनवा ने अपनी माँ को डायग्नोज करना शुरू कर दिया। उसने बारी बारी से उनके लिवर और पेट पे प्रेशर देकर पूछा कि क्या उन्हें दर्द हो रहा है। दोनों ही बार उसकी माँ ने न में जवाब दिया। वो सोचने लगा कि तो फिर इनकी बीमारी क्या हो सकती है। फिर उसने उनके कोलेसिस्टाइटिस पे थोड़ा सा प्रेशर दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी माँ दर्द से चीख पड़ी। अब उसे पता चल चुका था कि यह दर्द उनके पित्ताशय में हो रहा है। वो ये सोचते हुए दुखी हो गया कि उन्हें ये दर्द कितने महीनों से झेलना पड़ा होगा। मॉडर्न सर्जिकल इक्विपमेंट की कमी से निराश होकर वनवा ने मन ही मन अफसोस जताया। कोलेसिस्टेक्टमी करना इस ईरा में संभव नहीं था। तभी उसकी माँ ने कहा कि वो फिजिशियन की बताई हुई दवाई लेती आ रही है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वनवा ने सोचा कि ये कोई दवाई लेने से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उसके दिमाग में अचानक से काफी सारा हर्बल मेडिसिन का नॉलेज आने लगा। वो सोचने लगा कि ये इन्फॉर्मेशन पक्का इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने पढ़ी होगी। वो अफसोस जताता है कि ये नॉलेज अभी उसकी माँ को बचाने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन कुछ नॉलेज अभी भी काम आ सकता है। उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि क्या उनके पास फिजिशियन का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है। वाबुक ने उसे थोड़ी देर रुकने को बोला। फिर वो जाकर उसे ढूंढने लगा। वोनवा इस बात से इम्प्रेस था कि इन्होंने अभी भी प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से संभाल के रखा है। वाबुक ने उसे प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हुए कहा कि ये उन्हें एक फेमस फिजिशियन ने दिया था। वोनवा उसमें लिखी मेडिसिन पढ़ने लगा। वो पढ़कर उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचने लगा कि ये क्या बकवास है। उसमें लिखी सारी दवाइयां फिजूल और महंगी थीं। उसने उनको बताया कि इन मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला। उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी माँ को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ फंसा हुआ है। ख्वाबोक ने पूछा कि क्या उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। वोनवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ख्वाबोक उसकी बात पे भरोसा कर ही लेता है और पूछता है कि तो फिर उन्हें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। वोनवा उसे दर्द थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाई बताता है। हुआफेन ने पूछा कि थोड़ा से उसका क्या मतलब है, क्या उसके पास और कोई बेहतर तरीका भी है। वनवा ने जवाब दिया कि सबसे बेहतर तरीका तो गॉल ब्लैडर से स्टोन्स बाहर निकालना ही है। खुश होते हुए हुआफेन ने पूछा कि क्या यह सच में पॉसिबल है। वोनवा ने कहा कि हाँ, ये पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए उनका पेट खोलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दोनों भाई शॉक्ड रह गए, जबकि वोनवा शांत और अपने डिसीजन पर कायम रहता है। वो अपनी बात समझाते हुए कहता है कि दूर ग्रेट वॉल के पास के वेस्टर्न फिजिशियंस ने कहा है कि हम चाकू से पेट खोलकर उसमें से स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं। हुआफेन उसकी बातें सुनकर भड़क जाता है। वो उसे पागल कहता है और पूछता है कि उसकी ऐसा कुछ सजेस्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। वोनवा सोचता है कि इस ईरा के लोगों का पेट खोलने की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करना वो समझ सकता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ के लिए, इस बॉडी के असली ओनर के लिए वो उसकी माँ को बचा कर ही रहेगा। वो समझाते हुए हुआफेन से कहता है कि किसी का पेट खोलने से ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान मर जाएगा। उनका पेट खोलकर उसमें से स्टोन्स निकालने के बाद उसे वापस बंद करके अच्छे से देखभाल की जाए तो उनकी माँ फिर से हेल्थी हो जाएगी। हुआफेन ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। वो धमकाते हुए पूछने लगा कि ऐसा कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वाबक उसे रुकने को बोलता है। वो कहने लगा कि ग्रेट वॉल का मेडिकल आर्ट सही में काफी ग्रेट साउंड करता है, लेकिन उसने खुद भी आज तक कभी पेट काटने वाली बात नहीं सुनी। सुनना तो दूर, वो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। हार ना मानते हुए वोनहुआ कहता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इवेंचुअली उनकी मां मर जाएगी। क्या उन लोगों को यह चलेगा? तभी एक तेज आवाज गूंज उठी। हुआफेन ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें अपने शब्दों पे काबू रखने के लिए बोला था,
तुम अपनी माँ के सामने ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हो? हुआबॉक बीच में आकर उसे रोक लेता है। हुआफेन अभी भी गुस्से में बोल रहा था कि ये बेवकूफ कुछ भी नॉनसेंस बातें बोले जा रहा है। किसी को अपनी स्किल्स को नॉनसेंस कहता सुन वोनहुआ भी गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से के मारे हुआफेन को पंच मारने के लिए बढ़ा, लेकिन उसका पंच बस उसके भाई के गाल को छू कर निकल गया। हुआफेन कहने लगा कि अब उसमें अपने बड़े भाई को मारने की भी हिम्मत आ गई। वो इरिटेट होकर वोनहुआ को पीटने के लिए अपना हाथ उठा लेता है। वोनहुआ ने भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। हुबॉक चिल्ला के उन दोनों को अपनी माँ के सामने हंगामा करने से मना करता है। हुफेन वोनहुआ पर ब्लेम डालने की कोशिश करता है, लेकिन हुबॉक ने उसे बड़ा होकर भी ऐसे बिहेव करने के लिए डांट लगाई। वो दोनों चुपचाप उसकी डांट सुनने लगे। तभी उनकी माँ होफेन से कहती है कि उसे इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। वोनहुआ तो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। होफेन झुककर अपनी माँ से माफी मांगने लगा। फिर उसकी माँ वोनहुआ को भी कहने लगी कि भले ही तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मारे, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये बैड मैनर्स तुमने कहाँ से सीखे? वोनहुआ ने भी शर्म के मारे सिर झुका लिया। फिर उनकी माँ उन्हें कहती है कि फिजिशियन की बताई इतनी महंगी दवाई से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए फिलहाल के लिए वो वोनहुआ ने जो दवाई सजेस्ट की है उसे ट्राई करेंगे। हुआबॉक उन्हें कहने लगा कि अगर बात पैसों की है तो चिंता ना करे, वो कुछ ना कुछ करके उसका इंतजाम कर ही लेंगे। उसकी माँ ने कहा कि बात पैसों की नहीं है, वो बस वोनहुआ पे भरोसा करना चाहती है। फिर वो उन्हें बाहर जाने को कहती है क्योंकि उन्हें आराम करना था। उनकी बात सुनकर वो तीनों ही कमरे से बाहर निकल आए। चलते हुए वोनहुआ सोचता है कि उसकी माँ को सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अभी तो उसके पास कोई टूल्स भी नहीं है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता था जिससे फिर कभी ठीक किया नहीं जा सकता। अगर उसके दोनों भाई इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उसे सीक्रेटली ये करना होगा। तभी पीछे मुड़कर हुआफेन उसे बुलाता है। उसकी आवाज सुन वोनहुआ डर गया। हुआफेन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अपनी माँ को ठीक होता हुआ ना देखकर काफी सेंसिटिव हो गया था। वोनहुआ भी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने भी बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। फिर हुआफेन हंसते हुए कहने लगा कि वैसे उसने जो पंच मारा था उसमें दम तो था, वो ऑलमोस्ट उसे हिट हो ही जाता। तभी वोनहुआ ने पूछा कि क्या वो उससे मार्शल आर्ट स्परिंग करना चाहेगा। उसका प्रस्ताव सुनकर हुआफेन भी सरप्राइज्ड हो गया। वोनहुआ ने आगे सजेस्ट किया कि जो भी हारेगा उसे जितने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। क्या उसे यह मंजूर है? थोड़ी देर बाद दोनों ही स्पारिंग के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़ा भाई हुआफेन से अपने छोटे भाई को ज्यादा ना मारने को और फाइट जल्दी खत्म करने को कहता है। हुआफेन भी हंसते हुए वोनहुआ से पूछने लगा कि क्या वो ये फाइट इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो पिछली बार हुई फाइट से नाराज है। वोनहुआ भी पिछली बार की फाइट को याद करने लगा जब उसके भाई ने उसे बुरी तरह से पिट दिया था। उसने कहा कि नहीं, वो नाराज नहीं है, वो तो बस अब मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है, और होफेन उसके पहचान के लोगों में से सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स मास्टर है। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो इस घर में सबसे छोटा है, इसलिए अगर उसे लोगों से अपनी बात मनवानी है तो उसके पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। वो भले ही शरीर से छोटा हो, लेकिन उसकी बॉडी कंडीशन काफी अच्छी थी, इसलिए वो ट्राई करके देखेगा। हुआफेन हंसते हुए कह रहा था कि चलो, आखिरकार बाहर पढ़ाई करके उसे इतना तो समझ आया कि उसका बड़ा भाई मार्शल आर्ट्स में कितना बढ़िया है। वो उसे मैच स्टार्ट करने को बोलता है। दोनों ही आमने सामने खड़े हो गए। हुआफेन उसे पहले हमला करने का मौका देता है। वो हुआबॉक से कहता है कि वो इसे जल्द ही खत्म कर देगा। अपने भाई का ध्यान भटका हुआ पाकर वोनहुआ को एक ओपनिंग मिल जाती है। उसके हिसाब से एम्बुश ही सबसे बेस्ट अटैक होता है। वो तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी धाड़ करके आवाज आई। हुआफेन ने उसके पेट में लात दे मारी थी। वो घसीटता हुआ पीछे गिरने लगा। वो सोच रहा था कि यह कैसे हुआ। अपने भाई की मूवमेंट को वो देख भी नहीं पाया। वही हुआफेन उसे स्मर्क करके देखता है। उसने कहा कि तुम्हारा एम्बुश तो काफी ईजी था। वोनहुआ भी उसे देख काफी गुस्सा हो गया। उसने डिसाइड किया कि अब तो वो उसे पंच मारकर ही रहेगा। ऐसे ही उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। हुआबॉक वहीं खड़ा उनको देखने लगा। थोड़ी देर बाद वोनहुआ जमीन पे लेटा आसमान देख रहा था। उसने सोचा कि वो अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकता है। हुआफेन हंसते हुए पूछने लगा कि क्या तुमने हार मान ली? तो अब मैं शर्त जीत गया, राइट? वोनहुआ ने तुरंत उठ खड़े होते हुए कहा कि ये किसने बोला? उसने अभी भी हार नहीं मानी है। तभी हुआफेन ने उसे लात मारने की कोशिश की, जिसे वोनहुआ ने अपने हाथों से ब्लॉक कर दिया। ये मौका पाकर वो उसके दूसरे पैर को देखता है। वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगा। उसने हुआफेन का पैर पकड़कर दोनों हाथों से पीछे खींच लिया। हुआफेन भी इसके लिए रेडी नहीं था। उसे नीचे गिरा के वोनहुआ सोचने लगा कि अब बाजी उसके हाथ में है, लेकिन तभी हुआफेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके दोनों हाथ पकड़ के ईविल स्माइल देने लगा। उसने कहा कि अगर वो अपना हाथ नहीं चला सकता तो वो। इतना कहकर उसने लेटे हुए ही वोनहुआ के पेट में लात दे मारी। इस हमले से वोनहुआ दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर जमीन पे लौटने लगा। हुआफेन वहीं खड़ा उसे देखता है।
उसने कहा कि वो अपनी विश सोचकर बाद में उसे बताएगा। वोनहवा अपने कमरे में बैठा आराम करने लगा। उसकी पीठ अभी भी दर्द कर रही थी। वो आज की फाइट के बारे में सोचते हुए बोलने लगा कि उसने सोचा नहीं था कि उसका भाई उसे ऐसे पुश करेगा। वो काफी पेनफुल था। वो सोचने लगा कि उसका भाई क्या विश मांगेगा। क्या उसने विश वाली शर्त रख के खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है? वो अपना खाना देखकर सोचता है कि आज पूरे दिन के खाने में उसे बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं मिला। वो इस फैमिली की हेल्प कैसे कर सकता है? इस फैमिली में तो कोई काम भी नहीं कर रहा, लेकिन सर्जरी करना बहुत ही अर्जेंट है। वो ब्लैकस्मिथ से सर्जिकल ब्लेड बनवा सकता है। अगर ठीक से नहीं तो कम से कम काम चल जाए वैसी कॉपी तो बन ही जाएगी। ब्लड ग्रुप को वो सिंपल टेस्ट करके पता लगा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम है एनेस्थीसिया। इस ईरा में एनेस्थीसिया कैसे बनेगा? काफी सोचने के बाद भी उसके दिमाग में ऐसी कोई हर्बल मेडिसिन नहीं आ रही जिसे एनेस्थीसिया की जगह यूज किया जा सके। और ऊपर से यहाँ की नीडल्स भी नसों के जितनी बड़ी है। पतली नीडल पाना भी काफी मुश्किल होगा। ये सब सोचते हुए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे सर्जरी करने के लिए एक असिस्टेंट भी चाहिए होगा। अब इस ईरा में जहां लोग पेट खोलने की बात सुनकर ही डर जाते हैं, क्या उसे ऐसा बंदा मिलना पॉसिबल भी है? इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए वो खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले सर्जरी के लिए एक नाइफ बनवाने का सोचा। इसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे। ड्रॉर खोलते ही उसे पैसे के कुछ मॉडर्न नोट्स दिखे। वो फिर से उस सिस्टम या एंजल जो भी हो उसे कोसते हुए कहने लगा कि अगर उसे इस जनरेशन में भेजना ही था तो कम से कम इस जगह के पैसे भी तो देता। फिर मुस्कुराते हुए वो पैसे के बारे में सोचता है। वो भागते हुए अपने बड़े भाई के पास पहुंच गया। बेशर्मों की तरह हंसते हुए वो उससे पैसे मांगने लगा। वो मन ही मन कहने लगा कि यही तो फैमिली होने का फायदा होता है। पैसे लेकर वो शहर के मार्केट में जा पहुंचा। वो यहाँ पर इतने सारे लोग देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसे वहां बहुत सारी अलग अलग चीजों की स्टोर्स दिखती है, लेकिन काफी घूमने पर भी उसे कहीं डंपलिंग की स्टोर नहीं दिखाई देती। वो सोचने लगा कि वो चाइना में ही है ना। उसने जाकर एक लेडी से डंपलिंग के बारे में पूछा तो वो पूछने लगी कि डंपलिंग क्या होता है। उसने एक दूसरे स्टोर पे जांच की तो वो आदमी भी कहने लगा कि उसने डंपलिंग के बारे में कभी नहीं सुना। उन लोगों की बातें सुनकर वोनहवा को अजीब फील होता है, क्योंकि डंपलिंग तो चाइना का ट्रेडिशनल खाना है। उसकी खोज वॉर में मरे लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए हुई थी। उसने कंक्लूड किया कि शायद इस ईरा में अब तक डंपलिंग की खोज नहीं हुई। वो अफसोस जताते हुए कहने लगा कि तभी इस बॉडी के पास डंपलिंग खाने की मेमोरी नहीं है। वो अपने प्यारे डंपलिंग को याद करते हुए कहता है कि उसे थोड़ा मीट खाना है, क्योंकि जब से वो यहाँ आया था उसने बस सब्जियां ही खाई थी। उसके प्रोटीन्स का क्या होगा? ऐसे ही घूमते हुए वो एक बड़ी सी स्टोर के बाहर आ खड़ा हुआ। उसे देख वो सोचने लगा कि क्या ये एक क्लिनिक है? स्टोर के अंदर जाते हुए उसने पूछा कि क्या कोई है यहाँ? वहां रखे अर्ब्स को देखकर वो सोचता है कि यहाँ आते हुए उसने रास्ते में ब्लैकस्मिथ से सर्जरी नाइफ बनवाने की रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब बस एनेस्थीसिया की ही प्रॉब्लम बची है। वो स्टोर ओनर से एक ऐसी हर्बल मेडिसिन मांगने लगा जो कि थोड़ी देर के लिए किसी को पैरालाइज कर सके और बाद में नॉर्मल हो जाए। ओनर उसे बताता है कि पॉइजन को थोड़े डोज में लेकर बॉडी को कुछ देर तक पैरालाइज किया जा सकता है। वो बाद में नॉर्मल भी हो जाएगा, लेकिन उसको अगर केयरफुली यूज ना किया जाए तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो लोग ऐसे पॉइजनस वीड्स अपने क्लिनिक में नहीं रखते। उसने आगे वोनहवा से पूछा कि उसे ऐसे पॉइजनस वीड्स क्यों चाहिए। वोनहवा ने कहा कि उसे उनकी थोड़ी जरूरत है। तभी वहीं पीछे बैठा एक आदमी पूछने लगा कि अगर वो ऐसे पॉइजनस वीड्स लाकर दे तो वो उसे कितने पैसे दे सकता है। वोनहवा सोचता है कि उसे अगर उन वीड्स के साइड इफेक्ट्स जानने हो तो उसे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन के साथ इनफ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे काफी सारे चूहे भी चाहिए होंगे। इसीलिए फिलहाल उसे प्राइस कम रख के पहले उन हर्बल मेडिसिन के बारे में जान लेना चाहिए, और बाद में वो डिसाइड कर सकता है कि वो उन्हें खरीदेगा या माउंटेन्स पे जाकर खुद से लाएगा। वो उस आदमी को बताता है कि उसे ज्यादा हर्ब्स नहीं चाहिए, पर उसे अलग अलग वैरायटीज के चाहिए। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के पॉइजनस वीड्स ला सके तो वो हर 3 रूट्स के बदले में उसे एक कॉइन देगा। उस आदमी ने कहा कि उसके लिए 3 रूट्स के बदले में एक कॉइन काफी कम है। वोनहवा ने कहा कि तो फिर 2.5 रूट्स के बदले एक कॉइन। अगर इससे ज्यादा महंगा होगा तो फिर वो खुद जाकर ले आएगा। उस आदमी ने कहा कि वोनहवा काफी कंजूसी कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। वो अगले दिन माउंटेन पे जाएगा और 2 दिन बाद उसके पास वीड्स लेकर आएगा। वोनहवा भी इसके लिए तैयार हो गया। वहां पर अपना काम निपटाकर वापस जाते हुए वोनहवा ने सोचा कि स्टोर ओनर के कहे मुताबिक वो डिसइंफेक्टेंट के लिए हार्ड अल्कोहल का यूज कर सकता है। इसलिए वो उसे लेने रात को टैवर्न पे जाएगा। अब बस उसे एनेस्थेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूहे ढूंढने हैं। इसके लिए वो चलते हुए चाओ काउंटी के सबर्ब एरिया में पहुंच गया। ये जमीन खेती के लिए सूटेबल नहीं है और यहाँ रहने वाले लो क्लास के लोग खाना और सोना गंदी जगहों पे करते हैं। नॉर्मली कहा जाए तो ये एक स्लम एरिया है। वोनहवा को इस बॉडी की मेमोरी से पता चला था कि यहाँ रहने वाले लोग काफी बार चूहे, मेंढक और सांप खाते रहते हैं। उसे वहां पड़ी गंदगी से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। वो अपनी नाक दबाकर चलते हुए सोचता है कि ये जगह है ही ऐसी
जहां लोग भूख से मरते हो। इसमें और ग्रुप बनाकर रह रहे भिखारियों में कोई अंतर नहीं है। वोनहुआ को इस जगह के हालात उसने जितना सोचा था उससे भी बदतर लगते हैं। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। वहां पर काफी सारे लोग भीड़ लगाकर परेशान एक्सप्रेशंस के साथ कुछ देख रहे थे। वोनहुआ ने सोचा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वो उन लोगों की भीड़ में से आगे जाने लगा। जब उसने आगे पहुंचकर देखा तो वहां कोई दर्द से चीख रहा था। उसने तेज कदमों से वहां बैठे आदमी की तरफ जाते हुए पूछा कि यहां हुआ क्या है। एक बंदे ने बताया कि वो आदमी फ्रूट्स तोड़ते वक्त पेड़ से गिर गया, पर ऐसा लगता है कि उसका पैर टूट चुका है। उसने वोनहुआ से पूछा कि लेकिन वो कौन है। वोनहुआ ने बताया कि वो एक फिजिशियन है और बस यहां से गुजर रहा था। उसने पूछा कि क्या वो उस आदमी को देख सकता है। वो बंदा हाँ में जवाब देते हुए उसे वहां बैठने को कहता है। वोनहुआ ने उस आदमी के पैर पे हाथ रखा तो वो दर्द से चीख उठा। वोनहुआ ने सोचा कि शायद उसकी हड्डी टूट चुकी है, लेकिन उसके पास फ्रैक्चर का एग्जैक्ट स्पॉट पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। अगर हड्डी टूट गई और उससे उसके मसल फट गए तो उसे उसको भी स्टिच करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो बिना किसी टूल्स और टेक्नोलॉजी के इसे ट्रीट कर पाएगा? और कोई तरीका ना पाकर उसने सबसे पहले घाव से बहता खून रोकने के लिए उस पर कपड़ा बांधकर लकड़ी से टाइट कर दिया। फिर वो घाव पे थोड़ा प्रेशर देकर उसे चेक करने लगा। इससे वो आदमी दर्द से चीख उठा। वोनहुआ ने सोचा कि उसकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हड्डी पक्का टूट गई है। लेकिन अब जबकि वो फ्रैक्चर कहाँ लगा है ये पता नहीं लगा सकता, और इससे उसके मसल फट सकते हैं, तो वो अभी के लिए उस हिस्से को स्टिच कर देगा। लेकिन इस काम की पॉसिबिलिटी पे सवाल उठाते हुए वो उस आदमी को देखने लगा। उसका बच्चा और बीवी वहीं बैठकर काफी परेशान दिख रहे थे। उन्हें देखकर वोनहुआ ने गहरी सांस ली और कहा कि ये करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो अपने पीछे खड़े आदमी से थोड़ा बर्फ वाला पानी, क्लीन टॉवल और कुछ कपड़े लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एक बंदा पूछने लगा कि ये बर्फ क्या होता है। दूसरा बंदा कहने लगा कि अभी तो विंटर शुरू भी नहीं हुआ, तो आइस वाटर कहाँ से मिलेगा। वोनहुआ को अपनी सिचुएशन का अंदाजा हुआ, क्योंकि इस ईरा में तो फ्रिज था ही नहीं, और ऊपर से ये एक स्लम एरिया है, इसलिए उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने कहा कि तो फिर कुछ ठंडा पानी ही ला दो। उस आदमी के बच्चे ने उससे पूछा कि क्या कुएं का पानी चलेगा। वोनहुआ ने कहा कि हाँ चलेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी, और साथ ही उनके पैर पर लगाने के लिए कुछ लकड़ी भी लेते आना। वो लड़का जल्दी आने का बोलकर तुरंत वहां से दौड़कर जाने लगा। वोनहुआ भी उसे थैंक यू कहता है। थोड़ी देर बाद जब खून निकलना बंद हो गया तो वोनहुआ ने पट्टी खोलकर उसे अच्छे से देखने का सोचा। उसका पैर काफी सूज चुका था, जिसे देखकर उसने कंक्लूड किया कि टूटी हुई हड्डी से पक्का उसके मसल्स फट गए हैं। वो सूजी हुई जगह देखकर फ्रैक्चर का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कुछ देखकर वो दंग रह गया। उसको उस आदमी की हड्डी दिखाई देने लगी। उसे उसका टूटा हुआ हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। इससे सरप्राइज्ड होकर वो सोचने लगा कि ये तो एक्सरे की तरह है। क्या ये कोई मैजिकल विजन है, या बहुत सारे प्रोस्थेटिक देखने की वजह से उसे इल्यूजन हो रहा है। तभी वो विजन गायब होने लगा। ये देखकर वो जल्दी से उस बंदे का इलाज करने की सोचता है। उसने पीछे खड़े बंदों से कहा कि उसे टूटी हुई हड्डी ठीक करनी है, इसलिए प्लीज इस आदमी को पकड़ो ताकि ये हिले ना। कुछ लोगों ने आकर उस आदमी को पकड़ लिया और वोनहुआ उसकी हड्डी ठीक करने लगा। वो शुक्र मनाता है कि उसने उस विजन के खत्म होने से पहले ही हड्डी को वापस से फिट कर दिया। वो सोचता है कि शायद रीइंकारनेशन होने के बाद उसे कुछ एबिलिटी मिली है, लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छा भी दे सकते थे। खैर, ये उस मॉडर्न जमाने के यूजलेस पैसों से तो बेहतर ही है। तभी पीछे से वो बच्चा पानी लेकर आ गया। वोनहुआ के पास जाते हुए उसने पूछा कि क्या उसके पापा ठीक हैं। वोनहुआ ने कहा कि हाँ, वो ठीक है। फिलहाल के लिए वो बस दर्द की वजह से बेहोश हो गए हैं और थोड़ी ही देर में जाग जाएंगे। उसने नीडल निकालते हुए सोचा कि अच्छा हुआ कि ये बेहोश हो गया। फिर वो उस आदमी के घाव की स्टिचिंग करने लगा। सारे लोग उसे घाव की कपड़ों की तरह सिलाई करते देख दंग रह जाते हैं। बिना किसी सर्जिकल नीडल के और जल्दबाजी में होने के बावजूद भी सब कुछ अच्छे से हो गया। उसने चैन की सांस ली, क्योंकि आखिरकार खून निकलना बंद हो चुका था। उसने सोचा कि अब तक तो वो बेहोश पेशेंट्स को ट्रीट करता आ रहा है, लेकिन आगे से उसे एनेस्थीसिया चाहिए होगा। वहीं वहां खड़े लोग उसे सिलाई करके खून रोकता देखकर डिवाइन डॉक्टर कहने लगे। वहीं एक बूढ़ा आदमी उसकी मेथड्स देखकर सोचने लगा कि क्या यह पॉसिबल भी है, क्योंकि बचपन में उसका पैर टूट गया था, लेकिन अच्छे से इलाज ना हो पाने की वजह से वो अभी भी अपना एक पैर यूज नहीं कर सकता। वो लड़का इतना यंग होकर भी वाकई ग्रेट है। भीड़ में से एक आदमी ने वोनहुआ को सर कहते हुए पूछा कि वो उनके विलेज में क्यों आया था। वोनहुआ भी अपनी यहां आने की असली वजह याद करते हुए पूछने लगा कि क्या वो कुछ चूहे खरीद सकता है। उसकी इस अजीब रिक्वेस्ट पे लोग हैरान रह गए और वो आदमी पूछने लगा कि वोनहुआ उन चूहों का क्या करेगा और उसे कितने चूहे चाहिए। वोनहुआ ने बताया कि उसे उनका कुछ काम है और वो 20 चूहे खरीदने की सोच रहा है। उस आदमी ने बताया कि वो इतने सारे चूहे एक साथ तो नहीं ला सकते, लेकिन ये पॉसिबल है।
वो मुस्कुराते हुए उससे प्राइस पूछ ही रहा था कि तभी वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसके लिए चूहे पकड़ लाएगा, लेकिन इसके बदले वो अपने पापा के इलाज पे डिस्काउंट चाहता है। उसे देखकर बाकी के आदमी चिढ़कर मुंह बनाते हुए जाने लगते हैं। वोन्हवा ने मन ही मन सोचा कि वो वैसे भी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लेने वाला था। फिर उसने उस लड़के से पूछा कि उसे इसमें कितना टाइम लगेगा। लड़के ने बताया कि ज्यादा नहीं, पर तकरीबन 4 दिन लगेंगे। वोन्हवा भी इसके लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि वो 4 दिन बाद वापस आएगा। वो आगे उस लड़के को उसके पापा का ख्याल रखने के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वो लड़का भी ध्यान से पूरे इंटरेस्ट के साथ उसकी बात सुनने लगा। सब कुछ समझ लेने के बाद उसने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वोन्हवा वहां से जाते हुए उसे बताता है कि उसके पापा पक्का ठीक हो जाएंगे। लड़के ने भी कहा कि ऑफ कोर्स, क्योंकि आखिरकार उन्हें वोन्हवा ने जो ट्रीट किया है। वापस लौटते वक्त वो ब्लैकस्मिथ की स्टोर पे रुककर अपना रिक्वेस्ट किया हुआ नाइफ लेने लगता है। नाइफ से ज्यादा इंप्रेस ना होते हुए उसने सोचा कि ये सर्जिकल नाइफ से थोड़ा मोटा है, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वोन्हवा एक चमचमाती स्टोर के आगे खड़ा सोचता है कि अब उसे डिसइंफेक्टेंट चाहिए, और उसे बताया गया था कि उसे वो हार्ड लिकर स्टोर पे मिल जाएगा। उसके अंदर घुसते ही वहां किसी को ना पाकर वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी स्टोर होती है जहां कस्टमर को ग्रीट करने के लिए कोई हो ही ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी किसी पर चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। वो किसी को लो क्लास कचरा कहता है और पूछता है कि उसकी उसे ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत कैसे हुई। वो किसी लड़की पर चिल्लाते हुए उसे काफी सारी गालियां सुनाने लगता है। वहां और लोग भी खड़े थे। वहां खड़े 2 गार्ड्स में से एक ने सिर झुकाकर कहा कि सॉरी डियर कस्टमर, अगर कुछ दिक्कत है तो वो उनके लिए दूसरी लड़की ला सकता है। वो आदमी उन्हें गुस्से से घूरता है। तभी एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। वो आदमी गार्ड को थप्पड़ मारते हुए पूछता है कि उसके जैसे कचरे की उसके सामने मुंह खोलकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। वो गार्ड गुस्से के मारे अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसके साथी ने उसे रोक लिया। उसे ऐसा करते देख वो आदमी पूछता है कि क्या वो क्रेजी है। अपना चाकू निकालते हुए उसने कहा कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसे मरने का चिल्लाकर उस आदमी ने गार्ड पर अपना चाकू चला दिया। चाकू से उसका गाल चिढ़ गया। गार्ड उस आदमी को गुस्से से देखने लगा। उसने तुरंत ही म्यान से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस आदमी का चाकू दूर उड़ा दिया। वो आदमी जमीन पे जा गिरा और डरते हुए कहने लगा कि कमीने, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं। गार्ड ने गुस्से से भरी नजरों से कहा कि भाग भो। वो आदमी वहां से भागते हुए चिल्लाता है कि वो इसका बदला लेगा। वहीं खड़ा वोन्हवा सोचता है कि इस ईरा में तो हर जगह तलवारों से लड़ाई होती रहती है। पहले वाला गार्ड अपने साथी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उस गार्ड ने अपना खून पोंछते हुए बताया कि ये कोई पहली बार का नहीं है। तभी वहां खड़े वोन्हवा पर नजर पड़ते ही उसने पूछा कि वो कौन है। वोन्हवा ने बताया कि वो एक फिजिशियन है। उसने आगे कहा कि वो गार्ड इंजर्ड है, क्या वो उसका इलाज कर सकता है। गार्ड को इतने यंग बच्चे के फिजिशियन होने पर यकीन नहीं होता। वो वहां से जाते हुए कहता है कि शायद तुम यहां शराब पीने आए हो, तुम वहां अंदर जाके उसे पी सकते हो। जाता हुआ गार्ड अपने साथी से कहता है कि इतने यंग बच्चे का फिजिशियन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसका साथी उसे साथ में ड्रिंक करने को बोलता है। वहीं पीछे खड़ा वोन्हवा सोचता है कि क्या ये ठीक है। उसे लगता है कि उस बंदे की नस कट चुकी है, लेकिन अगर पेशेंट ही इलाज करवाना ना चाहे तो वो भी क्या ही कर सकता है। उसने अपने पास खड़ी लेडी से कहा कि वो हार्ड लिकर खरीदना चाहता है। उस लेडी ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि इस स्टोर में वो लोग अल्कोहल अलग से नहीं बेचते, उसे वो पास वाले बार में मिल जाएगा। वोन्हवा उस लेडी को थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगता है। वो अपने पास वाले बार से डिसइंफेक्टेंट लेने का डिसाइड करता है। ऐसे ही रात हो जाती है। वोन्हवा हाथ में लिकर की बोतल लिए घर की ओर जाने लगता है। वो सोच रहा था कि अब से उसे डिसइंफेक्टेंट आसानी से मिल जाएगा। उसे ये काफी बार चाहिए होगा, इसलिए वो इस पर डिस्काउंट मांगने की भी सोचता है। तभी किसी को अपने साथी को उठने के लिए आवाज लगाता सुन वोन्हवा का ध्यान उस तरफ गया। एक बंदा लेटे हुए अपने भाई से पूछ रहा था कि क्या वो ऐसे ही मर जाएगा। उसका भाई उसे बताता है कि तू क्यों मरेगा, और ये इस मेडिसिन से खून क्यों नहीं रुक रहा। वो अपने भाई को थोड़ा इंतजार करने को बोलता है क्योंकि फिजिशियन जल्द ही आ जाएगा। पर वो मन ही मन सोचता है कि उसने कब का किसी को उस फिजिशियन को बुलाने के लिए भेजा है, लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं। वहां पर लेटे बंदे को वोन्हवा पहचान जाता है। उसने सोचा कि वो यहाँ ट्रीटमेंट लेने आए होंगे। वो झिझकते हुए सोचने लगा कि वो सामने से नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बार उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, आखिर उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तभी उसके पैर से कुछ आवाज होती है। पहला गार्ड खुश होते हुए पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या ये फिजिशियन बॉन्ग है, लेकिन उसे वहां बाहर निकलता हुआ वोन्हवा दिखता है। लेकिन फिर भी वो उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या वो उसके भाई का इलाज कर सकता है। वोन्हवा ने सोचा कि वो तो यहां से जाने की सोच रहा था। उसे फीलिंग आ रही थी कि उसे ये नहीं करना चाहिए। तभी वो गार्ड उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसके भाई का खून बहना बंद नहीं हो रहा, क्या वो उसे ट्रीट कर सकता है। वोन्हवा ने कहा कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इलाज नहीं चाहिए।
गार्ड ने कहा कि हाँ, लेकिन फिजिशियन बॉन्ग दूसरे विलेज गए हैं, तो उनकी जगह प्लीज तुम इसका इलाज कर दो। वोनवा ने झिझकते हुए कहा कि किसी और के क्लिनिक में बिना ओनर की मौजूदगी में पेशेंट को ट्रीट करना अप्रोप्रिएट नहीं है। गार्ड ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने भाई को बाहर लेकर आएगा। वोनवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वो गार्ड उसके सामने घुटनों पे बैठ गया और पहले की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए अपने भाई को ट्रीट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। उसे इतना इंसिस्ट करता देख वोनहुआ भी सोच में पड़ गया। उसने बताया कि वो अभी भी एक यंग मेडिकल स्टूडेंट ही है, क्या उसे ये चलेगा? गार्ड ने कहा कि वो उनसे तो बेहतर ही होगा। वोनहुआ ने उसे क्लियर किया कि वो उसको ट्रीट करने का ट्राई करेगा, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी है, इसलिए वो कोई गारंटी नहीं दे सकता। गार्ड उसे अंदर का रास्ता दिखाने लगा, लेकिन तभी वहां कोई आ गया। वो बूढ़ा आदमी हांफते हुए पूछने लगा कि क्या यहाँ कोई पेशेंट है? उसने सुना था कि ये अर्जेंट है। गार्ड उन्हें फिजिशियन बॉन्ग कहकर बुलाता है। वो उन्हें अपने भाई का इलाज करने को कहता है। वहीं वनवा सोच रहा था कि ये सही टाइम पे आ गए। क्या मुझे देखना चाहिए कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं? फिजिशियन बॉन्ग उस गार्ड का घाव देखने लगते हैं। उसके घाव से अभी भी खून बहे जा रहा था। ये देखकर फिजिशियन बॉन्ग ने कहा कि लगता है उसके चेहरे की सबसे मोटी नस कट चुकी है। लगता है अब मुझे ब्लीडिंग रोकने के लिए एक्यूपंक्चर अप्लाई करना होगा। उन्हें ऐसा कहते सुन वनवा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि उसने ब्लीडिंग रोकने के लिए यह मेथड पहले कभी नहीं देखी थी। बॉन्ग ने अपनी जेब से एक्यूपंक्चर की नीडल्स निकाली और गार्ड को ट्रीट करने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने वो नीडल घाव के पास ही लगा दी। इससे उसके घाव से खून बहना कम हो गया। ये देखकर वनवा हैरान रह जाता है कि बॉन्ग ने नर्व सिमुलेट करी ताकि मसल चौड़े हो जाए और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगे। वो जब डॉक्टर था तब उसे ये मेथड नहीं पता थी। एक्यूपंक्चर टेक्निक भी एक ग्रेट साइंटिफिक मेडिकल आर्ट है। गार्ड पूछने लगा कि क्या उसका भाई ठीक हो गया? बॉन्ग ने उसके मुंह पर पट्टी लगाते हुए कहा कि उन्होंने वो जितना कर सकते हैं उतना कर दिया है। गार्ड उनको थैंक यू बोलने लगा। बॉन्ग ने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। 15 मिनट के बाद वो नीडल निकाल लेंगे। अगर तब खून निकलना बंद नहीं हुआ तो उनके पास और कोई तरीका नहीं है। ये सुन गार्ड वरीड होकर पूछने लगा कि वो ये क्या कह रहे हैं? क्या उसका भाई अभी भी मर सकता है? लेकिन खून निकलना तो बंद हो चुका है ना? बॉन्ग ने बताया कि खून नीडल की वजह से बंद हुआ है। गार्ड ने पूछा कि तो क्या फिर वो लोग नीडल को ऐसे ही नहीं रख सकते? बॉन्ग ने बताया कि ऐसा करने पर वो या तो अंधा या तो पागल हो सकता है। उनकी बात सुन गार्ड दंग रह गया। वो दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ के रोने लगा। ये सब देखकर वनवा इरिटेट होकर सोचता है कि तो ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही था। अब उन्हें ब्लड वेसल्स कनेक्ट करनी होंगी, लेकिन इससे दूसरों के बिजनेस में दखल पड़ सकता है। तभी फिजिशियन बॉन्ग ने पीछे मुड़कर उससे पूछा कि वो कौन है। वनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो बस मेडिकल आर्ट का एक स्टूडेंट है। बॉन्ग ने पूछा कि अच्छा, मेडिकल आर्ट्स का स्टूडेंट? वनहुआ ने बताया कि वो किताबें पढ़ता आ रहा है, इसलिए उसने कुछ मेडिकल की किताबें भी पढ़ी हैं और उसे कुछ बार प्रैक्टिस किया है। बॉन्ग ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सोचा कि इतना यंग लड़का कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। तभी वनहुआ उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो पेशेंट की ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है? इस बात पर बॉन्ग काफी सरप्राइज्ड होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अभी तुमने ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने की बात कही? वनहुआ हाँ में जवाब देता है। फिजिशियन बॉन्ग सोच में पड़ गए कि बस घाव देखकर ही ये समझ गया कि इसकी ब्लड वेसल्स कटी हैं, और ऊपर से वो कह रहा है कि वो इसे ठीक भी कर सकता है। उन्होंने गार्ड की ओर देखकर सोचा कि वैसे भी इसके सर्वाइव करने के चांस कम है। वो वनहुआ से ट्राई करने को कहते हैं। वनहुआ उन्हें शुक्रिया अदा करता है। फिर वो बॉन्ग से किसी स्पॉट पे प्रेशर देने को कहता है। बॉन्ग भी उसके कहे मुताबिक करने लगते हैं। वनहुआ ने नीडल पकड़ते हुए सोचा कि वैसे तो नसों के लिए पतली नीडल यूज करनी चाहिए, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। वहीं बॉन्ग सरप्राइज्ड होकर सोच रहा था कि क्या ये नीडल यूज करने वाला है। वनहुआ ने मन ही मन कहा कि ये बंदा एनेस्थेटाइज्ड नहीं है, इसलिए उसे ये जल्दी करना होगा। बिना राइट टूल्स के ये काम बहुत ही मुश्किल है। वो उस आदमी की नस देखने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके घाव चौड़ा करते ही वो बंदा दर्द से चीख पड़ा। पर तभी बॉन्ग ने उसके गले में एक नीडल लगा दी। इससे वो बंदा धीरे धीरे अपना होश खोने लगा। वनहुआ ने पूछा कि क्या उन्होंने एक्यूपंक्चर से दर्द कम किया है? बॉन्ग ने हाँ में जवाब दिया और पूछने लगे कि तुमने तो कहा था कि तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, लेकिन क्या तुम्हें बेसिक भी नहीं पता? वनहुआ ने झेपते हुए कहा कि उसने अब तक एक्यूपंक्चर नहीं सीखा। वो मन ही मन एक्यूपंक्चर सीखने की ठान लेता है। वो बॉन्ग को फिर से किसी स्पॉट पे प्रेशर देने को कहता है जब तक कि वो नसें कनेक्ट करे। वनहुआ ने काफी हद तक घाव की स्ट्रेचिंग कर दी थी, इसीलिए वो बॉन्ग को बताता है कि अब प्रेशर देने की जरूरत नहीं है और वो अपनी नीडल भी वापस निकाल ले सकते हैं। फिजिशियन बॉन्ग पूरी तरह से हैरान होकर लेटे हुए गार्ड को देखकर सोच रहे थे कि क्या इस दुनिया में पहले ऐसा कोई मेडिकल आर्ट था? ये तो काफी अमेजिंग लगता है, और ऊपर से ऐसा लगता है कि इस लड़के को ये करने की आदत है।
वहीं वोनहुआ उस गार्ड के भाई को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये समझ आ रहा था। वो उसे बताता है कि वो 2 हफ्तों के बाद थ्रेड निकाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही गार्ड्स क्लिनिक से बाहर निकलकर वोनहुआ से थैंक यू कहते हैं। वो खुश होते हुए वहां से जाने लगते हैं। वहीं वोनहुआ उन्हें आगे से हर्ट ना होने के लिए कहता है। बॉन्ग अभी भी उन्हें जाता देखकर सोचता है कि उसे तो लगा था कि वो या तो मर जाएगा या डिसेबल हो जाएगा। तभी पीछे से उन्हें वोनहुआ बुलाता है और कहता है कि वो उनसे एक्यूपंक्चर सीखना चाहता है। फिजिशियन बॉन्ग कहने लगे कि अगर वो उन्हें स्किन की स्टिचिंग करके नसें कनेक्ट करना सिखाएगा तो वो भी उसे एक्यूपंक्चर करना सिखाएंगे। वोनहुआ भी हंसते हुए उनकी बात मान जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नया सीखने की उम्मीद जताते हैं। वहीं घर पे चाय पीते हुए ख्वाबोक ने कहा कि उसने सुना था कि उनकी माँ शाम को चलने के लिए गार्डन में गई थी। ख्वाफेन ने कहा कि वोनहुआ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। टी लेते ही वो पहले से थोड़ी बेहतर हो गई। ख्वाबोक ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा कि वोनहुआ की बताई दवाई उस फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से बेहतर है। ख्वाफेन ने उससे पूछा कि फिर तो अब ख्वाबोक अच्छे से अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता होगा। ख्वाबोक ने भी जवाब दिया कि हाँ, वो अब थोड़ा रिलीव्ड है, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि वोनहुआ किताबें नहीं पढ़ रहा। वो उससे पैसे मांगता रहता है बाहर जाकर कुछ करने के लिए। ख्वाफेन ने पूछा कि क्या उसे वोनहुआ से इस बारे में बात करनी चाहिए। ख्वाबोक ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि बस उसे सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी सोर्ड्समैनशिप सिखा दो, क्योंकि बाहर खतरा होता है। ख्वाफेन सोचने लगा कि ख्वाबोक के द्वारा उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने को कहा जाना थोड़ा अनयूजुअल है। तभी वोनहुआ घर पहुंच जाता है। ख्वाफेन ने पूछा कि क्या तुम अब जाकर घर आए। वोनहुआ ने कहा कि हाँ, वो उससे थोड़ा लेट हो गया। तभी उसके कपड़े पे लगा खून देखकर ख्वाफेन चौंक जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा कि ये क्या है। वोनहुआ ने कहा कि ये उसका नहीं है, ये तो उसने एक बंदे को ट्रीट किया था उसका है। ख्वाफेन पूछने लगा कि ट्रीट से क्या मतलब। अब क्या उसने बाहर घूमकर फिजिशियन की तरह प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है। अब क्या वो रेपुटेशन कमाकर रॉयल कोर्ट में फिजिशियन बनने का सोच रहा है। वोनहुआ ने कहा कि ग्रेट फैमिलीज में भी ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकल आर्ट्स से रेपुटेशन कमाते हैं, लेकिन फिलहाल बात वो नहीं है। वो उनकी माँ की डिजीज के लिए एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा है। ख्वाफेन ने भी सरप्राइज होकर कहा कि उसे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। तभी ख्वाबोक ने उसे कहा कि उसकी बताई हुई दवाई इफेक्टिव थी, लेकिन वो तो एक फिजिशियन है भी नहीं, इसलिए ये सब उसे नहीं करना चाहिए। वोनहुआ मन ही मन उसे कमीना बच्चा कहता है। वाफेन हंसते हुए उसे कहता है कि अभी उनकी माँ ठीक हो रही है, इसीलिए वो उस पर ट्रस्ट करता है। वोनहुआ ने भी मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला। वाफेन ने उसे आगे बताया कि वाबॉक ने मुझसे तुम्हें सोर्ड्समैनशिप सिखाने को बोला है। वोनहुआ पूछने लगा कि सोर्ड्समैनशिप। वाफेन ने कहा कि वो बिना सोर्ड के बाहर घूमता है, इसलिए वाबॉक वरीड था। वो उसे अपने पीछे आने को कहता है। उसके साथ जाते हुए वोनहुआ ने सोचा कि उसे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए उसे ये सीखने का मौका ले लेना चाहिए। तभी वाफेन ने उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए उससे वो पहनने को कहा। उस आर्मर को देखकर वोनहुआ ने कहा कि ये कुछ ज्यादा ही मोटा है, इससे तो वो स्लो हो जाएगा। उसने शिकायत की कि अगर वो अकेला इसे पहनेगा तो ये तो अनफेयर होगा, वाफेन को भी पहनना चाहिए। वाफेन ने हंसते हुए पूछा कि क्या तुम मुझे हिट कर भी पाओगे। मुझे नहीं पता कि अगर तुमने बिना मुझे बताए कोई मार्शल आर्ट्स सीखा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे हिट कर पाओ तो मैं भी एक आर्मर पहन लूंगा। वोनहुआ ने उसे हिट होने के बाद रिग्रेट न करने को कहा। वो मन ही मन कहता है कि उसने काफी साल जी रखे हैं। हवाफिन भी उसकी तरफ लकड़ी की सोड फेंकते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसे रिग्रेट हो। उसने पूछा कि क्या अब वो शुरू करे। वो दोनों ही आमने सामने खड़े हो गए। वाफिन वोनहुआ को पहले अटैक करने का मौका देता है। वोनहुआ ने सोचा कि जो सोर्ड्समैनशिप उसे ना आती हो, उसे यूज करने से अच्छा उसे अपनी पिछली जिंदगी में सीखा हुआ केंडो यूज करना चाहिए। उसने अपनी सोर्ड के साथ पोजीशन ले ली। फिर तुरंत ही उसने ह्वाफेन पे अटैक कर दिया। तभी ह्वाफेन ने अपनी सोर्ड बढ़ाई, जो कि सीधा वोनहुआ के पेट में जाकर लगी। उसके लगते ही वोनहुआ पीछे जा गिरा। ह्वाफेन को उसकी सोर्ड बहुत ही धीमी लगती है। उसने वोनहुआ से पूछा कि वो इतना जल्दी क्यों स्विंग कर रहा है। वहीं वोनहुआ दर्द से कराहते हुए सोचता है कि ह्वाफेन ने तो बस हल्के से पोक किया था, वो इतना तेज क्यों था। उसने उठ बैठते हुए कहा कि अब वो उसे अपनी असली स्किल्स दिखाएगा। अब की बार वो स्लैश करने की जगह स्टैब करेगा। वो फेंसिंग टेक्निक्स का यूज करेगा। फेंसिंग की तेज स्पीड के चलते वो उसे कम से कम एक बार तो हिट कर ही सकता है। वाफेन ये नई सोर्ड स्टाइल देखकर सरप्राइज हो जाता है। वनहुआ उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि वो अपना हाथ जितना दूर जितना जल्दी हो सके उतना खींचेगा, लेकिन तभी वाफेन साइड में हटकर उसे ब्लॉक कर देता है। इससे वोनहुआ उसके पीछे जा गिरा। वाफेन जमीन पे लेटकर दर्द से कराहते हुए वोनहुआ की तरफ बढ़ा। वो उसे पोके करके पूछने लगा कि उसने अपना मार्शल आर्ट्स किससे सीखा है। वहीं वोनहुआ कहता है कि उसे पता था कि उसका भाई मार्शल आर्ट्स में अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा। वो हावाफेन से एक बार और लड़ने को कहता है। हावाफेन ने कहा कि ये मीनिंगलेस है, उसकी स्किल्स स्पारिंग के लिए अच्छी नहीं है।
वो उसे खुद को फॉलो करने को कहता है क्योंकि अब वो उसे सब कुछ बेसिक्स से सिखाएगा। वोनवा भी हाँ कहता हुआ उसके साथ जाने लगा। वहां पे रस्सी से एक पत्थर लटका होता है। वाफेन ने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या उसे टहनी पे लटका वो पत्थर दिख रहा है। वोनवा को उसी पत्थर को स्टैब करने की कोशिश करनी होगी। वोनवा ने पूछा कि क्या बस इतना ही। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा कि क्या उसे बस इस पत्थर को ही स्टैब करना है। ये तो काफी इजी है। क्या उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी पीछे से वाफेन ने उसे डांटते हुए पूछा कि वो क्या कर रहा है। वोनवा ने पूछा कि क्या हो गया। वाफेन ने सोर्ड की मदद से जमीन पर टैप करते हुए कहा कि इधर से करो। उसने वोनवा को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ध्यान से देखने को कहा। वोनवा सोचने लगा कि ये कुछ ज्यादा ही दूर नहीं हो गया। तभी वाफेन तेजी से आगे बढ़ा और पत्थर को स्टैब कर दिया। वोनवा ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वाफेन ने उसे देखते हुए कहा कि अब उसकी बारी। वो पत्थर अभी भी झूल रहा था। वोनवा भी उसके साथ झूलते हुए देखने लगा। वाफेन ने पूछा कि वो ये क्या कर रहा है। वोनवा ने बताया कि वो इसके ठहरने का वेट कर रहा है। वाफेन ने पूछा कि क्या उसने कभी एनिमी को एक जगह खड़े देखा है। वो उसे उस हिल रहे पत्थर को ही स्टैब करने को कहता है। वोनवा ने पिस्ट होते हुए सोचा कि लेकिन जब वो स्टैब कर रहा था तब तो पत्थर स्थिर था। ये तो अनफेयर है। वो उस पत्थर को स्टैब करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हर बार चूक जाता है। वाफेन वहां से जाते हुए उसे कहता है कि अगर वो 10 में से 3 बार कंसेक्यूटिवली सक्सीड हो जाए तो वो वापस जा सकता है। वहीं वह हांफते हुए सोचता है कि ये तो स्टैब हो ही नहीं रहा। वो बार बार कोशिश करते हुए उस पत्थर को हिट हो जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। कुछ कुछ बार वो पत्थर को हिट कर भी देता था। थोड़ी देर बाद वो हांफते हुए जमीन पर बैठ गया और इरिटेट होकर सोचने लगा कि वो 100 में से बस 3 बार ही उसे हिट कर पाया है। उसने सोचा कि क्या उसे मार्शल आर्ट्स पे गिव अप करके बस अपने मेडिकल आर्ट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपना वो असैसिनेशन वाला दिन याद आता है। वोनवा हांफते हुए खड़ा हो गया और कहने लगा कि वो पिछली बार की तरह नहीं मर सकता। उसने डॉक्टर बनने के लिए काफी कुछ सहा था और अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये पत्थर तो कुछ भी नहीं है। वो फिर से हिट करने के लिए रेडी हो गया। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन बर्ड्स की चहचहाहट के साथ सुबह होती है। वाफेन उबासी लेते हुए बाहर आया। वो सोचने लगा कि क्या पिछले दिन उसने वनहुआ को जो करने को बोला था उसमें वो सक्सीड हुआ। तभी उसे जमीन पर एक गड्ढा दिखता है। वो सोचने लगा कि यह गड्ढा क्या है। उसने इतना तो कितनी देर तक ट्राई किया होगा कि यहाँ गड्ढा बन गया। पेड़ की तरफ देखकर वो पूछने लगा कि यहाँ 3 पत्थर क्यों हैं। क्या उसने परहैप्स एक साथ 3 पत्थरों को मारने की कोशिश की थी। वहीं घर के अंदर वनहुआ आराम से सोकर उठता है। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि उसे अच्छी नींद आई। तभी अपना हाथ देखकर वो दंग रह गया। वो सोचने लगा कि ये क्या है। उसे एक दिन में ही मसल्स कैसे आ गए। ये अजीब है क्योंकि उसे तो दर्द भी नहीं हो रहा। क्या ये रीइंकार्नेशन से मिला बफ है। तभी उसे फिजिशियन बॉन्ग याद आते हैं। उसने उनसे आज मिलने को कहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर दिखाया जाता है। फिजिशियन बॉन्ग का क्लिनिक ओपन हो चुका है। वो वहीं बैठे हाथ में कुछ पकड़कर कहते हैं कि उन्होंने ब्लैकस्मिथ से जल्दबाजी में ये नीडल भी बनवाई। वोनहुआ अब तक आया क्यों नहीं। उन्होंने याद करते हुए सोचा कि इंसान की नसें पतली होती हैं लेकिन वो तो मोटी नसों वाले पिग्स को भी स्टिच नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इसकी आदत डालने के लिए कई दसों पिग्स लेने पड़ेंगे। तभी वोनहुआ वहां पहुंच जाता है। उसे वहां देखते ही बॉन्ग खुशी से उसकी ओर बढ़े और पूछने लगे कि क्या उसने खाना खाया। वोनहुआ ने कहा कि नहीं, अब तक नहीं। बॉन्ग उसे ले जाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं कि तो पहले खाना खा लेते हैं। खाना देखकर तो वोनहुआ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो मीट देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसे रीइंकार्नेशन के बाद ये पहली बार मीट खाने को मिल रहा है। वो मील के लिए शुक्रिया करता है और खाने लगता है। तभी बॉन्ग ने उसे एक नीडल दिखाते हुए कहा कि उसने ये तैयार करवाया है। उसका इसके बारे में क्या ख्याल है। उस नीडल को देखकर वोनहुआ काफी सरप्राइज्ड रह गया। वो पूछने लगा कि उन्हें ये कहाँ से मिली। उसने सोचा कि ये तो एकदम परफेक्ट है। बॉन्ग ने पूछा कि क्या ये खराब है। वोनहुआ ने बताया कि नहीं, बल्कि ये तो उसने जितना सोचा था उससे भी बेहतर है। इसे किसने बनाया। वो सोचता है कि वो उससे और भी टूल्स बनवा सकता है। बॉन्ग ने बताया कि ये उन्होंने दूसरे शहर के ब्लैकस्मिथ से बनवाया था। वो लोग सोल्जर्स के वेपन्स बनाते हैं लेकिन उन्होंने मुश्किल से उनसे ये बनवाने के लिए फेवर मांगा। वोनहुआ भी उनकी बात ध्यान से सुनता है। फिर उसने उन्हें थोड़ी देर रुकने को बोलकर एक कागज निकाल के उस पर काफी सारे और टूल्स की ड्राइंग बनाने लगा। बॉन्ग ने पूछा कि ये सब क्या है। वोनहुआ उन्हें सारे टूल्स के काम समझाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स पकड़ने के लिए, स्टिचिंग के लिए, हड्डी स्प्रेड करने के लिए, वगैरह वगैरह। बॉन्ग ने कहा कि वो गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये सारे टूल्स बनवाने के लिए कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है। वोनहुआ ने कहा कि अगर उसकी थोड़ी बहुत भी नकल होगी तो भी पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी हेल्प मिलेगी। थोड़ी देर बाद उसने खाना खत्म कर लिया। वो डकार मारते हुए फिर से खाने के लिए थैंक्स कहने लगा।
बॉन्ग कुछ ढूंढते हुए कहते हैं कि उनके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है। उन्होंने उसके सामने एक पिग की नस रख के कहा कि उन्होंने पिग की ब्लड वेसल्स पे ट्राई किया था। वोनवा ने पूछा कि क्या उन्होंने प्रैक्टिस की थी। वो मन ही मन कहने लगा कि तभी खाने में इतना सारा मीट था। उसे देखते हुए वोनवा ने कहा कि थोड़ा खून निकल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छा किया है। बॉन्ग ने पूछा कि क्या सही में? तो फिर खून क्यों? वोनवा ने समझाते हुए कहा कि खून का फ्लो भी नसों के साथ बदलता है, इसलिए सबसे पहले उन्हें उसकी डायरेक्शन पता करनी होगी। बॉन्ग भी सब कुछ ध्यान से समझने लगते हैं। वोनवा उन्हें और भी चीजें समझाने लगा। उसने उन्हें स्टिचिंग करके दिखाते हुए कहा कि इसे ऐसे करना है। बॉन्ग ने भी कहा कि वो समझ गए। तभी एक बंदा कोई मनिकिन लाकर कहता है कि वो उन्होंने जो मंगवाया था उसे ले आया है। बॉन्ग ने उसे वहां रखने को कहा। वोनवा सोचने लगा कि क्या अब उसकी एक्यूपंक्चर सीखने की बारी है। बॉन्ग उसे ध्यान से देखने को कहते हैं। उन्होंने मैनिकिन के सिर की तरफ इशारा करके कहा कि इसे वेंड पॉइंट कहते हैं और ये हेडेक्स के लिए होता है। बेंड पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट से रिलेटेड होने के लिए जाना जाता है। वनवा ने इतने सारे पॉइंट्स देखकर सोचा कि उसे तो लगा था कि बस कुछ ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। उसने बॉन्ग से पूछा कि क्या इस पर जितने हैं उतने ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। बॉन्ग ने बताया कि जहां तक उन्हें पता है बस इतने ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ रॉयल कोर्ट के फिजिशियन को कुछ और स्पॉट्स भी पता है। वनवा सोचने लगा कि इसका मतलब उन लोगों ने अब तक सारे पॉइंट्स नहीं ढूंढे। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। उसे कुछ और पॉइंट्स दिखने लगते हैं। वो सोचता है कि क्या ये मॉडर्न एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं? यहां तक कि उनके बाजू में एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ये मेमोरी की तरह नहीं बल्कि अपने सामने एक किताब पढ़ने की तरह फील होता है। क्या ये भी रीइंकारनेशन के बाद मिली एबिलिटी है? तभी बॉन्ग ने कहा कि इतना एक्सप्लेनेशन बेसिक्स के लिए काफी है। वनवा का ध्यान अपनी तरफ ना पाकर उन्होंने टेबल पे हाथ मारते हुए पूछा कि क्या वो उन्हें सुन रहा है। वनवा ने डरते हुए हाँ में जवाब दिया। उसने गुस्से से भर चुके बॉन्ग से कहा कि वो सुन रहा था। बॉन्ग ने पूछा कि तो फिर अभी मैंने सी ऑफ विटैलिटी के बारे में जो कहा वो बताओ। वोनवा कहने लगा कि वो बैक पेन के लिए होता है। तभी उसे फिर से कुछ फील होता है। उसके सामने ह्यूमन बॉडी का और भी एक्यूरेट 3D मॉडल दिखने लगता है। वो उसे देखकर फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसका ध्यान फिर से भटका हुआ पाकर बॉन्ग बहुत ही ज्यादा अनॉयड हो रहे थे। उन्होंने गुस्से से कहा कि वो जवाब देते हुए बीच में क्या सोच रहा है। वोनवा भी अपना ध्यान वापस उनकी तरफ करता है। बॉन्ग गुस्से से वहां से जाते हुए कहते हैं कि शायद वो अभी एक्यूपंक्चर के बारे में उनसे सुनने या सीखने के लिए रेडी नहीं है। वोनवा कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है। बॉन्ग ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो चेक करेंगे कि वोनवा सच में रेडी है या नहीं। वो किसी से उनके कमरे से ऑल एक्यूपंक्चर टेक्निक्स की किताब लाने को कहते हैं। सारी एक्यूपंक्चर टेक्निक्स की किताब के बारे में सुनकर वोनवा भी दंग रह जाता है। बॉन्ग ने उसे काफी सारी किताबें दिखाते हुए कहा कि वो उसे 4 दिन देंगे। 4 दिनों में उसे इनमें लिखी हर चीज याद करनी होगी। तब तक वो उसे एक्यूपंक्चर टेक्निक्स नहीं सिखाएंगे। उन्होंने वो किताबें वोनवा के सामने रख दी। वो भी इसके लिए मान जाता है। बॉन्ग ने कहा कि उन 4 दिनों तक वो ब्लड वेसल स्टिच करने की प्रैक्टिस करेंगे। वोनवा उनसे माफी मांगता है। फिर बॉन्ग उसे 4 दिन बाद मिलने को बोलते हैं और घर जाते वक्त केयरफुल रहने को कहते हैं। घर की ओर जाते हुए वोनवा सोचने लगा कि वो चीजें भी एक्यूपंक्चर सीखते वक्त ही क्यों दिखने लगी। शायद अब से उसे केयरफुल रहना होगा। फिर लेट होता देख वो भागकर घर जाने लगा। तो इस पार्ट को अब हम यही खत्म करते हैं। अगर आपके पास मेरी फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप वोनवा के आगे के एडवेंचर्स मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।